हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? आज हम नेचुरल रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइनली हम देखेंगे हाउ कैन वी हार्वेस्ट रेन वाटर। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी अनडिजायरेबल मटेरियल, पर्टिकुलरली हम उसको कहते हैं पोल्यूटेंट, यानी कोई अनडिजायरेबल मटेरियल जो एयर में आकर के अपनी हाई कंसंट्रेशन के अंदर ह्यूमन को या उसके आसपास के इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, तो उसको कह देते हैं हम पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कोज कौन करता है? पोल्यूशन कोज करता है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट का मतलब क्या है? पोल्यूटेंट का मतलब सिंपल सा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस डेट कोज पोल्यूशन। ठीक है, तो पोल्यूटेंट का मतलब एनी सब्सटेंस विच कोज पोल्यूशन। एंड व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल मटेरियल विच कोज हार्म टू ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ऐसे अनडिजायरेबल मटेरियल, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ कहा नहीं है, हमने सिर्फ क्या कहा है कि अनडिजायरेबल मटेरियल है, यानी कि पोल्यूटेंट है। अब अनडिजायरेबल मटेरियल क्या हो सकता है? अब अनडिजायरेबल मटेरियल के अंदर अगर हम सोर्स ऑफ पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वोल्केनिक करप्शन होता है। जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है, तो इरप्ट होने के बाद मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उससे पहले बहुत सारी राख जो है बाहर निकलती है, बहुत सारी गैसेस जो है बाहर निकलती है। वो जितनी भी गैसेस जो नीचे वोल्केनो से बाहर आने लग रही है, डेट इज अनडिजायरेबल मटेरियल। एंड उससे क्या होगा, एयर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ऐश जो है वो फैला देंगे, साथ में जो गैसेस कंपोजिशन है उसको भी चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। दूसरा भाई, जंगल में कभी भी आग लगती है तो आग लगने के बाद में जो फायर्स की वजह से जो वुड है उसके जो ऐश है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लो जो है करते हैं। साथ में जब वो आसपास में हर जगह फ्लो करते हैं तो उस वजह से हर जगह जो है धुआं हो जाता है। डेट इज आल्सो कॉजिंग ए पोल्यूशन। थर्ड, बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो एमिट होती है ऑटोमोबाइल से। जैसे बाइक को देखोगे तो बाइक से जो है धुआं जो है बाहर निकलता है। अगर आप चिमनी को देखोगे तो वहाँ से धुआं जो है बाहर निकलता है। अगर आप ट्रैक्टर को देखोगे या फिर आप एरोप्लेन को या फिर किसी भी दूसरे चीज़ को देखोगे तो जितनी भी मशीन है दे सीक्रेट सम ऑफ दी वेस्ट मटेरियल, जो मतलब स्मोक होता है वो बाहर निकलता है। एंड व्हाट इट विल कॉज? वेल, इट विल कॉज द पोल्यूशन। उसी तरीके से CFC होता है, ये आपने पहले भी सुना होगा। व्हाट इज CFC? CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब क्या है? देखो, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, पेंट जो है अपने घर के अंदर किया होगा, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक अलग से गैस जो है वो यूज़ की जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी हार्मफुल है, पर्टिकुलरली हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे कि इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पर्टिकुलर स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पर जो ओजोन लेयर है वो कम होने लग रही है। एंड उसकी वजह से जो कैंसर के रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश कंटिन्यूसली बहुत सारा जब कोयला जलता है या फिर थर्मल पावर प्लांट के अंदर जब प्रोसेस चलती है तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऐश बनती है और जो ऐश जो है वो इन्वायरमेंट पे जाके हर जगह जो है फैल जाती है। तो डेट इज आल्सो कॉजिंग प्रॉब्लम। तो अगर आप यहाँ से पहले की चीज़ें देखो तो यहाँ से पहले ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर कंटिन्यूसली होती रहती है, ह्यूमन का उसके ऊपर कोई जो है इफेक्ट होता नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यानी कि नेचर के अंदर वैसे तो पोल्यूशन वैसे भी होता है, लेकिन जब हम करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि एयर पोल्यूशन नेचुरल भी होता है एंड आर्टिफिशियल भी। हम यहाँ पर जो मेन कंसर्न करने लग रहे हैं वो केवल आर्टिफिशियल एयर पोल्यूशन ही करने लग रहे हैं, यानी कि वो पोल्यूशन जो ह्यूमन की वजह से हुआ। अब ह्यूमन की वजह से क्या क्या हो सकता है, वो उसमें 3 मेन कैटेगरी है, उसको हम ध्यान देते हैं। पहला है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड का मतलब क्या है? सस्पेंड का मतलब ये है कि जो ऐश है वो उड़ के एयर के अंदर आ गई एंड एयर पे आने के बाद वो नीचे दब नहीं रही, वो एयर के अंदर फ्लो करने लग रही है और कंटिन्यूसली एयर के अंदर जो है वो लगभग कई घंटों तक जो है ऐसी रहती है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझे, मान लो आप यहाँ से शहर की तरफ गए एंड फिर शहर से आप वापस यहाँ पे आए एंड आपने एक खाली रुमाल जो है वो लिया
एंड अपने चेहरे पे उसको थोड़ा सा रब किया। रब करने के बाद देखोगे कि जो रुमाल है उसके ऊपर डस्ट जो है वो लगी हुई है, जो आपके फेस के ऊपर थी। फेस के ऊपर वो डस्ट आई कहाँ से? बिकॉज आप जब यहाँ से सैर की तरफ गए तो जो एयर थी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल थे जो सस्पेंडेड थे। वो सस्पेंडेड पार्टिकल हमेशा प्रेजेंट होते हैं तो आपकी स्किन पे तो लगते हैं ही। नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं तो उसके थ्रू जो है वो भी अंदर जाते हैं एंड इट कॉज प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे नेजल प्रॉब्लम है या फिर एस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। पर्टिकुलरली अभी आप पहले आप केस देखते होंगे, ये अराउंड दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जो है बार बार में हरियाणा वालों को कहने लग रहे थे कि पराली चलाते हैं उसकी वजह से जो है पोल्यूशन होता है, उस वजह से जो कोहरा है वो फोग स्मोक के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया। तो वो मेनली क्या चीज़ है, वो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है। इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की। खैर वो तो आज के टाइम पे जो है रिजोल्व आउट करने लगने लग रहे हैं। बट आपको बस ये पता होना चाहिए व्हाट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी एसपीएम। एसपीएम कोई भी डस्ट हो सकती है, नॉर्मली डस्ट ही कहते हैं। सूट हो सकती है। सूट क्या? अनबर्न्ड कार्बन होता है, कोयला जलता है तो उससे भी कुछ धुआं बाहर निकलता है और जो धुआं बाहर निकलता है वो एक टाइप का सूट है। स्मोक, ठीक है, जैसे बीड़ी सिगरेट जलाते हैं तो उसके बाद जो धुआं निकलता है हम उसको स्मोक कहते हैं। तो उसके जो पार्टिकल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सस्पेंडेड रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दूसरा भाई एक होता है स्मोग। अब स्मोग क्या है? स्मोग एक मिक्सर है किसका? फोग एंड स्मोक का। फोग क्या होता है? कोहरा। जनरली धुंध जो है जब काफ़ी ज़्यादा आ जाती है तो हम कहते हैं कि कोहरा जो है वो आया हुआ है। एंड कोहरा ऐसा इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता, लेकिन अगर क्या हो उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो भी अंदर चले जाएं, साथ में जो हार्मफुल गैसेज है वो भी अगर उसके अंदर चले जाएं तो क्या होगा? जो वो कोहरा है यानी जो फोग है वो अब ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। उसी को हम कहने लग रहे हैं क्या? स्मोग। तो स्मोक क्या है? फोग प्लस में स्मोक है। एंड ये डार्क ब्राउन जो है वो अपीयर होता है। आज के टाइम पे वैसे फोग की जगह स्मोक ही होता है क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर ग्रेस स्मोकी मिस्ट होती है। तो आज के टाइम पे जो कोहरा है, अगर आप रोड पे जाके मतलब वैसे अगर चलोगे तो आपका चेहरा काफ़ी हद तक जो है काला हो जाएगा। बिकॉज जो कोहरा है वो एक्चुअल में कोहरा नहीं है, बल्कि वो जो कोहरा है वो एक्चुअल में एक स्मोग है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है? रेन का वाटर अगर एसिडिक हो गया तो उसको कहते हैं हम एसिड रेन। तो यानी जो नॉर्मल बारिश का पानी होता है वो एसिडिक नहीं होता, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ गैस मिल जाए। अब गैस कौन सी? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी कि NO का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, या फिर सल्फर ऑक्साइड का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। अगर वो कंबाइन हो गया किसके साथ में? वाटर के साथ में। ठीक है, देखो जैसे बारिश होती है एंड बारिश का पानी नीचे आता है, इवेपोरेट होकर दोबारा से वाटर वेपर जो ऊपर जाते हैं। तो गैस का भी ऐसे ही होता है, जैसे कोयला जला है या ऑटोमोबाइल जो है वो चलने लग रहे हैं, उनसे गैस जो है वो बाहर निकलती है। जैसे उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है या फिर जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकलती है तो क्या वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती? चांसेस है कर सकती है। अगर वो करे तो उससे होगा क्या? वेल, अगर सल्फर ऑक्साइड अगर कर लेती है तो उससे क्या होगा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। तो यानी क्लाउड बनेगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली अगर नाइट्रिक ऑक्साइड अगर जुड़ा हुआ है तो वो कन्वर्ट हो सकता है नाइट्रिक एसिड के अंदर। अब नाइट्रिक एसिड अगर प्रेजेंट है किसी क्लाउड के अंदर, या फिर सल्फर जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड अगर प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा? वो जो पानी है वो अब एसिडिक है। एंड अगर वो बारिश करने लग गया, नॉर्मली बारिश तो करेगा ही, ठीक है, क्लाउड ऐसा थोड़ी ना है कि वो ऐसे ही चलता रहेगा, बारिश तो वो करेगा। देन जो वो बारिश होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे एसिड रेन। तो एसिड रेन किसकी वजह से हुई है? मेनली इन गैसेस की वजह से, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। एंड इसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड और जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनते हैं एंड वो एसिड रेन जो है वो करते हैं। अगर एसिड रेन होने लग रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि इफेक्ट क्या होगा एयर पोल्यूशन का? वेल, जब ऐसा पानी नीचे की तरफ आने लग रहा है जिसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा है,
तो पहली चीज़ जो है वो हमारी आंखों के अंदर पड़ेगा, तो आंखों के अंदर इरिटेशन जो है वो होगी। आप नॉर्मली लैब के अंदर जाओ, केमिस्ट्री लैब के अंदर, एंड वहाँ जो एसिड है अगर आप उसको वैसे खोल दोगे तो नॉर्मल आपकी आंखों के अंदर इरिटेशन तो वैसे हो जाएगी, बिकॉज जो उनकी फ्यूम्स जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है और वो कंटिन्यूसली फ्लो जो है करती रहती है, एंड वो जो है आंखों के अंदर इरिटेशन जो है करेगी। इसके अलावा जो आप सांस लेने लग रहे हो, क्या उसके अंदर वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं जाएगा? उसके अंदर भी जाएगा। तो जो हमारा थ्रोट है उसके अंदर भी जाने के बाद में इन्फ्लामेशन वहाँ पे भी हो सकती है, साथ में जो लंग है उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। अब जो एसिडिटी जो अंदर गई है, अब क्या एसिडिटी अंदर जाने के बाद क्या कोई और नुकसान नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ये हमारे लीवर को भी, हार्ट को भी, हमारी जो स्प्लीन है, साथ में हमारा जो सीएनएस है उसको भी इम्पैक्ट जो है करती है। यही नहीं, अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे कि हम स्मोक की बात करें, अगर डस्ट हमारी नाक के थ्रू काफ़ी अंदर जाने लग रही है तो वो क्या करेगा? वो भी नर्व्स डैमेज जो है वो करेगा, साथ में जो एस्थमा जो है वो करेगा, ब्रोंकाइटिस, सफोकेशन यानी सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। जहाँ पर पोल्यूशन है वहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। जैसे शहर में कोई रहता है, जैसे दिल्ली का शहर है, अगर वहाँ पे रहते हैं तो कंटिन्यूसली वहाँ पर रोड पे कोई ना कोई व्हीकल जो है चलता रहता है, एंड कंटिन्यूसली जो धुआं जो है वो एमिट करता रहता है, एंड उसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर इम्यूनिटी जो है, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कितना ज़्यादा झेले, ज़्यादा तो झेल सकती नहीं, एक लिमिट की होती है। इसके अलावा अगर CFC, एक हमने देखा था एक गैस है, CFC अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ओजोन होल जो है वो हो जाता है। वैसे आज के टाइम पे ये रियलिटी भी है। हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक ओजोन की लेयर है जो UV रेडिएशन को रोकती है ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो। लेकिन अगर हम CFC अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? वो जो गैस है वो हमारी अर्थ के सरफेस से कहाँ पर चली जाएगी? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, और वहाँ पे क्या करेगी? जो ओजोन लेयर जो है उसको डिक्रीज जो है करने लग जाएगी, एंड उसकी वजह से ओजोन होल जो है बन जाएगा। आज के टाइम पे जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आने लग रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग की। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वार्मिंग यानी कि गर्म होना। नॉर्मली आज के टाइम पे देखा होगा कि जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लग रही है, एंड जो सर्दी जो है वो थोड़ी सी कम सर्द जो है होने लग रही है, छोड़ के ये जो लास्ट का जो टाइम गया है इसमें। नहीं तो नॉर्मली आप 5-10 साल देखोगे तो उसके अंदर यही हुआ है। एंड आपने ये भी सुना होगा कि एंटार्क्टिका है, वहाँ पर जो आइस जो है वो पिघलने लग रही है। वो पिघल क्यों रही है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग रही है, बिकॉज वी आर बर्निंग लॉट ऑफ कोयल एंड वी आर बर्निंग लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो ऑटोमोबाइल्स है उसमें, इंडस्ट्री के अंदर है उसमें। एंड जब CO2 की अमाउंट बढ़ती है तो उसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर हीटिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ता है, और जब हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होती है। एंड इट इज़ ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज अगर कंटिन्यूसली ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो पोलर रीजन है वहाँ पे जो आइस जो है वो पिघल जाएगी, एंड वो जो है सेंटर की तरफ आएगी, और जब सेंटर की तरफ आएगी तो फिर हर जगह जो है फ्लड जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, तो बचाव कैसे किया जाए? मेजर टू चेक, कैसे इनको बचाया जा सकता है? वेल, बचाने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर ऑटोमोबाइल जो है, कार है, ट्रक है, या फिर बाइक्स हैं, अगर उसके अंदर धुआं ज़्यादा निकलने लग रहा है तो क्या यूज़ करने लग जाए? हम एक अलग से कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है वो यूज़ करने लग जाए। कैटालाइटिक कन्वर्टर कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या करता है? जो नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड है या फिर जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ये कन्वर्ट कर देता है CO2 के अंदर, वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो रिलेटिवली कम जो हार्मफुल गैसेज है उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो वैसे तो आज के टाइम पे हर जगह जो है कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज़ होता है, लेकिन पहले जो है वो नहीं होता था। तो अगर हम एडवांसमेंट लाई टेक्नोलॉजी के अंदर, देन हम पोल्यूशन जो है रिलेटिवली कम करेंगे, एंड हम काफ़ी सेफ सिक्योर जो है वो महसूस करेंगे। BS5 के बारे में तो आपने सुना गया ही। तो आजकल BS5 नहीं, बात चलने लग रही BS6 की। तो BS6 यानी भारत स्टेट 6, उसके अंदर क्या किया जाता है? जो ऑटोमोबाइल्स है उनके इंजन्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांस किया जाता है, साथ में जो पेट्रोल डीजल है उनके अंदर सल्फर का कंटेंट कम किया जाता है ताकि वो पोल्यूशन जो है कम करे, एंड जो इंजन जो है वो एफिशिएंट ज़्यादा हो। देखिए, अगर आप अपने दादा से पूछोगे कि वो कभी अगर बाइक चलाते होंगे तो उनकी पूछना कि 1 लीटर का तेल कितनी माइलेज देता था, एंड आज के टाइम पे पूछना क्या, आज के टाइम पे तो देख ही सकते हो कि 1 लीटर का जो तेल है वो कितनी माइलेज जो है दे सकता है। लेट्स से अगर आज के टाइम पे 100 सीसी की एक बाइक है, एंड उस टाइम पे अगर 100 सीसी की अगर कोई बाइक होती तो देखना आज के टाइम पे जो है माइलेज काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज
इंजन के अंदर एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अब जो BS6 जो ऑटोमोबाइल्स आएंगी, कार आएंगी या फिर बाइक आएंगी, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगी, तेल जो है कम पिएंगी एंड वो जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भागेंगी। ये भी बड़ा डिफरेंस है। पहले के जो ऑटोमोबाइल्स थे वो इतने ज़्यादा तेज़ नहीं भागते थे जितने आज के टाइम पे जो है भागते हैं। वो एक अलग बात है कि वो पहले भारी काफ़ी ज़्यादा होते थे, आज के टाइम पे जो हल्के होते हैं, बट दिस इज ना एडवांसमेंट। तो इंजन के अंदर भी साथ में हम किस तरीके से कम आयरन लगा करके प्लास्टिक से रिप्लेस करके किस तरीके से उसको लाइट बनाए एंड फिर उसके बाद जो है उसको ठीक से जो है चलाए। इसके अलावा CNG है, दिल्ली के अंदर तो बड़ी पॉपुलर है, हरियाणा के अंदर भी जो है कंप्रेस नेचुरल गैस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो कार के अंदर जो है वो डालते हैं। तो आजकल तो हाइब्रिड कार जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, पेट्रोल से भी गाड़ी चलती है और जो CNG है उससे भी चलती है। CNG का फ़ायदा है, एक तो पोल्यूशन कम करता है, CNG सस्ती भी पड़ती है, साथ में माइलेज जो है वो भी ज़्यादा देती है। तो बेटर क्या है, CNG जो है वो ज़्यादा यूज़ करे या फिर हाइब्रिड कार जो है वो यूज़ करे। पेट्रोल हो तो पेट्रोल यूज़ कर लें और जब पेट्रोल ना हो तो CNG यूज़ कर लें। इट डिपेंड ऑन कि आपका कन्वेंस जो है वो क्या रहता है। अगर हम बात कर ही रहे हैं एयर पोल्यूशन की, तो एक बार वाटर पोल्यूशन की और बात कर लेते हैं। एयर पोल्यूशन को तो हमने क्या दिया, कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो एयर के अंदर आकर के जो एयर की क्वालिटी है उसको इतना खराब कर दे कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट जो है उसको नेगेटिवली इन्फेक्ट करे, तो उसको हम कह देते हैं एयर पोल्यूशन। लेकिन वाटर पोल्यूशन क्या है, कोई भी फिजिकल या कोई भी केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज आ जाए वाटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और ये चेंज कब आ सकता है, किसी चीज़ के एडिशन की वजह से। कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डल करके उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल नेचर अगर चेंज कर दे, पर्टिकुलरली एडवर्स इफेक्ट जो है वो लाए ह्यूमन की हेल्थ को एंड जो एक्वेटिक लाइफ है उसको, तो उसको हम कहेंगे वाटर पोल्यूशन। अब ये क्या हो सकते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र हैं। फर्टिलाइज़र काम किसके आते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारे खेत है वहाँ पर काम आते हैं। एंड पेस्टिसाइड भी जो है पेस्ट को मारने के लिए हमारे लैंड के ऊपर जो है काम आते हैं। लेकिन कभी कभार बारिश हो जाती है तो उससे क्या होता है कि वो जो यूरिया है यानी कि जो फर्टिलाइज़र है और जो पेस्टिसाइड है वो वाटर के साथ मिक्स होके वो सीप करके सोइल के अंदर चला जाता है। एंड जब वो सोइल के अंदर चला जाता है तो वो सोइल को भी खराब करता है, साथ में अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जा करके जो नीचे पानी जो है उसको भी खराब करता है। साथ में अगर वो चला गया किसी पोंड या लेक के अंदर, अगर खेत के अगर पास में हो गए तो उसका वाटर भी जो है वो खराब करेगा। ठीक है, तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा भाई सीवेज, हमारे जो गांव का जो गंदा पानी है जो हाउस होल्ड से चलता है, अगर वो गंदा पानी उसके जो आउटलेट है, वैसे कई गांव के अंदर देखा भी होगा, मेरे भी गांव के अंदर कुछ ऐसा ही है कि जो आउटलेट है उसको कहाँ पर पास कर दिया जाता है, पोंड की तरफ पास कर दिया जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है वो भी अपना वेस्ट कहाँ पास कर देती है, किसी ना किसी रिवर के अंदर जो है पास कर देती है। एंड उससे क्या होगा, वो जो वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब होगा। तो पोंड होगी, लेक होगी या फिर कोई रिवर होगी, उसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। जो थर्मल पावर प्लांट है, देखिए आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आपके पास में लैपटॉप है तो उसके साथ में जो है एक पंखा लगा होगा जो उस मशीन को रेगुलरली जो ठंडा करता होगा। आपने कंप्यूटर देखे होंगे तो कंप्यूटर के साथ में भी एक पंखा जो है वो लगा होगा, वो कंटिन्यूसली उनको ठंडा करता होगा। तो उसी तरीके से जितने भी पावर प्लांट होते हैं उनको ठंडा करने के लिए या तो ऑयल यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, ऑयल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट है उनके अंदर जो है वाटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वाटर उनके ऊपर डाला जाता है एंड जो वाटर जब गर्म हो जाता है तो उसको वहाँ से फ्लो आउट जो है कर दिया जाता है। अगर थर्मल पावर प्लांट की मशीन्स के अंदर अगर हम वाटर डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और पानी को कहाँ डाल देते हैं, हम वापस वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। देखिए हम ठंडा या गर्म पानी जो है टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जो फिश है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और वैसे हम भी जो कर सकते हैं वो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। एक सर्टेन रेंज है वहीं तक टॉलरेट हो पाएगा, उसके बाद तो हमारी स्किन जो है वो जलने लग जाएगी। तो फिशेस तो और ज़्यादा, या फिर वहाँ पे जो प्लांट है वो तो और ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर कंटिन्यूस उनको हॉट वाटर मिलता रहा तो वो तो पक्का जो है मर जाएंगे। एंड नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जहाँ पर ये पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर आसपास में कोई एक्वेटिक फिश जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। कारण क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी वहाँ पे आता है, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। पानी के अंदर इसी तरीके से हैवी मेटल और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो भी पास हो जाते हैं एंड उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे
एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल है, अगर आप देखें तो जापान के अंदर जो है यूरेनियम का एक रिएक्टर था एंड वो टूट गया था। देन इट वाज फियर कि ये जो रेडिएशन जो है वो पानी के अंदर ना चला जाए एंड फिर उसके बाद जो है पूरा सी जो है वो रेडियो एक्टिव ना हो जाए, तो काफ़ी बड़ा एक रिस्क जो है हो गया था। देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल चला जाता है, जैसे मरकरी अगर चला गया अगर एक वाटर के अंदर एंड वो पानी जो है पिया जाता है, तो उसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं मिनामाटा। मिनामाटा एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि ये जो है कोई भी प्रोसेस जो है उसको होने नहीं देते, हर जगह हैम्परिंग जो है करने लग जाते हैं, हाथ पैर बिल्कुल नम पड़ जाते हैं, बिल्कुल सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज जो मरकरी जो है वो हर जगह इंटरप्ट जो है वो करने लग जाती है। इसके अलावा अगर नाइट्रेट अगर पानी के अंदर घुला हुआ है, नाइट्रेट कहाँ प्रेजेंट था, वैसे फर्टिलाइजर जो है उनके अंदर होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से मेट हीमोग्लोबिन एनीमिया जो है वो हो जाता है, यानी कि खून की कमी जो है वो होने लग जाती है, साथ में ऑक्सीजन जो है वो नहीं ले पाते, जिसकी वजह से स्किन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है, कुछ इस टाइप का जो है हो जाता है। इसके अलावा अगर पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लोरीन है, तो ये आपने देखा होगा कि नॉर्मली जहाँ का पानी ख़राब है उन वहाँ के जो लोगों के जो दांत होंगे वो भी ख़राब ही मिलेंगे। ख़राब का मतलब क्या है कि जो दांत हैं उसके ऊपर कोई अलग से जो है लेयर आपको मिलेगी, ऐसा लगता होगा कि वो उनको डेली ब्रश जो है वो नहीं करता है, लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर। जो वाटर है उसके अंदर फ्लोरीन ज़्यादा है, जिस वजह से फ्लोरोसिस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र एज एन न्यूट्रिएंट जो है वो एक्ट करते हैं, एंड जब फर्टिलाइज़र अगर वाटर के अंदर चले जाते हैं तो एल्गा की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। जब एल्गा की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो एल्गी जो है पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और पूरा का पूरा जो लेक होगा या पोंड होगा वो जो है ग्रीन हो जाता है। तो जो एल्गी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा उसी को कहते हैं बूम, ठीक है, ब्लूम एंड एल्गी, तो यानी कि एल्गल ब्लूम जो है कहते हैं, क्योंकि एल्गा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी। अगर एल्गा काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लग रही है तो उसके पीछे पीछे कौन आता रहेगा, जो उसको खाने वाले, एल्गे को खाने वाले जो एनिमल जो है वो आते रहेंगे, एंड फिर उसके पीछे जो है उनको खाने वाले जो दूसरे एनिमल जो है वो आने लग जाएंगे, यानी एक फूड चेन जो है वो स्टार्ट हो जाए। और फूड चेन अगर स्टार्ट होगी तो फिर उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे करके जो उसका लेवल है पानी का, उस लेक का या पोंड का, वो कम होने लग जाएगा, एंड धीरे धीरे करके वो जो है सूखने लग जाएगा। तो यानी एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। जिस तरीके से एजिंग प्रोसेस हमारे अंदर होती है, हम पैदा होते हैं उसके बाद मरते हैं, उसी तरीके से लेक अगर पैदा हुई है तो उसमें पानी जो है बिल्कुल ज़्यादा होता है, एंड फिर जब लेक मरने लग जाती है तो धीरे धीरे करके उसका जो वाटर लेवल जो है वो कम होने लग जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। पानी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन अगर आ जाता है तो उसकी वजह से अलग अलग डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे कि डायरिया है, दस्त जो है वो हो जाते हैं, टाइफाइड है यानी बुखार जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जॉन्डिस जो है वो हो सकता है, यानी कि जो लीवर जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसकी जो स्वेलिंग जो है वो हो जाएगी, पर्सन जो है बिल्कुल पीला जो है वो पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ दी नॉन फंक्शनिंग ऑफ दी लीवर, जो पिगमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्किन के नीचे जो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसको किस तरीके से बचा सकते हैं, पानी बचाना है तो उसके लिए हम क्या करें कि जो सीवेज या फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का मतलब क्या है, इफ्लुएंट का मतलब है जो पानी यहाँ से निकलता है, यानी कि जो हाउस होल्ड से पानी निकलता है या इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है वो डायरेक्टली वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज ना हो, उसको पहले जो है ट्रीट किया जाए। तो ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है सीवेज या फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का, एंड डिस्चार्ज जब भी करें अगर उसको ट्रीट कर रखा है तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो नुकसान जो है यहाँ पे कम किया जा सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र जो है अगर हम कम यूज़ करें तो उससे भी ये हो सकता है कि पोल्यूशन जो है वो कम हो, ठीक है, पेस्टिसाइड जो है वो कम यूज़ करें तो उससे भी नुकसान जो कम होगा, एंड ये तो फार्मर का ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कम यूज़ करेंगे तो लैंड जो है वो रिमेन फर्टाइल रहेगा, नहीं तो उसकी फर्टिलिटी भी जो है वो कम होती है।
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं पानी को रिमेन प्योर करने के लिए? जो नॉर्मली एनिमल्स मर जाते हैं वो उनको डायरेक्टली नदी के अंदर जो है ना डाले, बल्कि उसको जो है दबा दें या उसको जो है जला दें, तो उससे भी जो है पानी जो है रिलेटिवली प्योर जो है रह सकता है। एंड कपड़े जो है डायरेक्टली ऐसे ना धोएं, ठीक है, उनके लिए पानी जो है अलग निकालें, उनको अलग से धोएं, ठीक है। डायरेक्टली नदी के अंदर जो है अगर धोएंगे तो फिर उसके बाद में प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, यानी कि पोल्यूशन जो है बढ़ सकता है। तो हमने काफ़ी सारी बात जो है कर ली पोल्यूशन के बारे में। वाटर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब हमारी अर्थ के ऊपर वाटर काफ़ी ज़्यादा है, और कितना है? अराउंड 71% हमारी अर्थ के ऊपर तो वाटर है, यानी कि लैंड कम है, वाटर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो 71% है, उस 70% का अराउंड 77.3% जो वाटर है वो है ओशियन के अंदर। तो यानी कि एक काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो ओशियन के अंदर है, समुंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो महासागर काफ़ी ज़्यादा है। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, कितना है? केवल 22.4 है। और जितना बचा रह गया वो रिवर के अंदर है, लेक के अंदर है, कुछ पानी जो है वो जमा हुआ है। तो यानी कि पीने का पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो काफ़ी कम है। और आज के टाइम पे तो आप देखते भी होंगे कि अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं तो कुछ खारा मिलता है, कुछ जो है पीने का मिलता है, तो मीठा पानी तो और ज़्यादा कम हो गया। तो यानी कि पानी जो है रिलेटिवली कम है। अब बारिश होती है, बारिश का पानी मीठा होता है या फिर ख़राब होता है? मीठा ही होता है ना, उसको पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर उसको स्टोर करके रखें तो उसका बाद में जो है यूज़ भी हो सकता है। तो अगर पानी कम है तो क्यों ना उसका अच्छे से यूज़ किया जाए। तो जो पानी है अगर हम उसको सेव करते हैं तो पर्टिकुलरली रेन वाटर को, तो उसको बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करना यानी उसको बचाना। तो रेन वाटर को जब हम हार्वेस्ट करते हैं, बचाते हैं, तो उसको कहते हैं, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिससे रेन वाटर को कैप्चर किया जाए, उसको स्टोर किया जाए, एंड जो स्टोर्ड वाटर है फिर उसको वापस ग्राउंड के अंदर जो है डाल दिया जाए। तो उससे क्या होगा? जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, यानी जो वाटर टेबल है, वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखें, इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो है पानी छत के ऊपर गिरता है, एंड छत से एक पाइप जो है वो आने लग रहा है, एंड उसका एक आउटलेट जो है वो नीचे टैंक की तरफ गया हुआ है। टैंक के अंदर पानी जो है स्टोर होता है, एंड फिर उसके बाद जो है पानी को बाहर निकाल सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, या कोई दूसरा काम जो है वो कर सकते हैं। तो अगर ग्राउंड हार्वेस्टिंग, अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो पानी की जो हमारी डिमांड जो है वो भी फुलफिल जो है हो सकती है। अगर गाँव के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉन्ड जो है वो बनाए जाते हैं, वो इसी वजह से, ताकि बारिश का पानी जो है वो स्टोर हो सके, एंड जो वाटर रिप्लेनिश जो है ग्राउंड टेबल के अंदर जो है वो उसके। इसके अलावा कुछ हम कैचमेंट एरिया भी बना सकते हैं, जैसे हिली एरिया है, हिली एरिया के अंदर जो है बांध बना दे, पानी को रोके, एंड उसको एक पॉन्ड के उसको जो है हम एक वेल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दें, एंड जब हमें ज़रूरत हो उस पानी को जो है हम बाहर निकाल सके। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है जिसके द्वारा जो है हम पानी को जो है बचा सकते हैं, आगे फ्यूचर जो उसका काम जो है कर सकते हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं अगर हम ऐसा करते हैं? वेल, एक तो यही है कि ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज करने लग रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा पानी जो ख़राब हो जाता है, एज एन रन ऑफ हो जाता है, क्योंकि बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जो है कीचड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कुछ भी काम जो नहीं होता, तो वो काम जो है आराम से हम बचा पाएंगे। इसके अलावा सोयल इरोजन होती है, जब भी बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो जो अपर टॉप मोस्ट लेयर जो है वो उसको बहा ले जाता है, एंड जब वो उसको बहा ले जाता है तो उसकी वजह से जो फर्टिलिटी है सोइल की वो कम होती है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जा सकता है, या फिर पानी को स्टोर करके हम उस एरिया तक पहुंचा सकते हैं जहां पर पानी की कमी है। ठीक है, वैसे पानी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है हमारी बॉडी जो है अराउंड उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा वाटर ही है। हमारा जो सेल है उसके अंदर भी मैक्सिमम जो है वाटर ही प्रेजेंट है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म पे देखिए तो वहाँ पे वाटर है। हमारे अंदर जितनी भी बॉडी फ्लूइड की एक्टिविटी, यानी कि ब्लड जो फ्लो करने लग रहा है, वो भी किसकी वजह से? क्योंकि वो लिक्विड है, इस वजह से। वेस्ट भी जो बाहर निकलता है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? एक फ्लूइड जो है वो लिक्विड जो है वो चाहिए। तो बॉडी के अंदर जितना भी काम होने लग रहा है, इवन साइटोप्लाज्म है, एंड वाटर तो इट्सेल्फ जो है एक यूनिवर्सल सोलवेंट है, यानी कि
बिना पानी के ना तो हमारी प्यास बुझ सकती, ना हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो हो सकती, एंड ना एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें जो है ट्रांसफ़र हो सकती। उसके अंदर हमारे हार्मोन भी आ गए, उसके अंदर हमारा फूड भी आ गया, उसके अंदर जो वेस्ट का ट्रांसफ़र जो है वो भी आ गया। तो इसका मतलब ये क्वाइट इसेंशियल है हम जो पानी जो है उसको बचाएं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।